जानवी और प्रमोद की कहानी भाग 2। जानवी और प्रमोद कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। यह स्थान बीहड़ जंगलों से ढका हुआ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र था। रास्ते भी सुनसान थे। जानवी को यहाँ भय सा लग रहा था। तभी प्रमोद ने कहा कि ये जो सामने की पहाड़ी है, इसको पार करते ही कुलदेवी का पुराना मंदिर है। यह हमारा अपना पुश्तैनी मंदिर है, इसलिए यहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। शाम होने वाली थी, रास्ता भी पथरीला था। जानवी को चिंता होने लगी कि रात कहाँ गुजारेंगे। मन ही मन में असमंजस चल रहा था, तो हिचकिचाते हुए पूछ पड़ी, प्रमोद जी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, हम रात कहाँ रहेंगे। प्रमोद ने जानवी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप आगे होकर निकल लिया। जानवी बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन चाहकर प्रमोद को आराम के लिए नहीं कह पा रही थी। हमें यह पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, प्रमोद ने जानवी को कहा। पहाड़ी देखकर ही जानवी के होश उड़ गए थे। थक तो वो पहले ही चुकी थी। तभी प्रमोद बोला, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो आ सकती हो, नहीं तो यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खुद ही दर्शन करके आ जाऊँगा। जानवी के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर वह ऊपर जाना चाहती है तो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं बचा था, और अगर नीचे ही बैठकर प्रतीक्षा करती तो रात होने लगती थी और वह वहाँ अकेली थी। जानवी को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। हम 9 बजे से पहले पहुंचकर पूजा करनी होगी, प्रमोद ने सहज भाव से कहा। प्रमोद अब पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगा। जानवी भी जल्दी से उसके पीछे होती। अब प्रमोद ने जानवी से कहा कि वह कुछ वार्तालाप जारी रखे ताकि रास्ता जल्दी पूरा हो जाए। जानवी कुछ न कुछ बोलती चल रही थी और प्रमोद केवल हाँ में जवाब दे रहा था। चलते चलते वह पहाड़ी की चोटी के पास पहुंच गया, जहां पर हल्का सा अंधेरा में सफ़ेद मंदिर दिखाई दे रहा था। जानवी ने प्रमोद से पूछा, क्या यह वही मंदिर है? लेकिन प्रमोद की आवाज़ नहीं आई। उसने देखा कि प्रमोद वहाँ था ही नहीं। चलते चलते न जाने कब प्रमोद आँखों से ओझल हो गया। जानवी को पता न चला। अब तो जानवी बहुत डर गई। न आगे का रास्ता पूरा ज्ञान था, न पीछे जा सकती थी, क्योंकि वह पहाड़ी से ग्रामीण बस्तियां बहुत दूर मध्य लाइटों से दिखाई दे रही थी। जानवी ने प्रमोद को पुकारा, प्रमोद, प्रमोद, कहाँ हो तुम? किंतु कोई उत्तर ना मिला। जानवी बहुत घबरा गई और वहीं पर बैठ गई। रात तो हो ही चुकी थी। अब तो जंगलों में जंगली जानवर की भी आवाज़ आने लगी थी। जानवी चुपचाप एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई और प्रमोद को धीरे धीरे
आवाज़ भी दे रही थी। इधर प्रमोद जाह्नवी को जंगल में छोड़कर चुपचाप नीचे की ओर खिसक लिया। अंधेरा ज़्यादा था। मोबाइल की फ्लैश चालू कर वह जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी प्रमोद का पैर फिसला और धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल पड़ी। जाह्नवी को चीख सुनाई पड़ी। वह जल्दी से प्रमोद को खोजने लग गई। इधर प्रमोद ज़ोर ज़ोर से करा रहा था, क्योंकि एक जड़ के सहारे पहाड़ी पर लटका था। जाह्नवी ने आवाज़ का अनुसरण किया और वहाँ आ गई। पास ही में प्रमोद का मोबाइल पड़ा था, जिसकी फ्लैश ऑन थी। उससे कुछ ही दूर पर प्रमोद की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जाह्नवी ने फ्लैश से प्रमोद को ढूंढ लिया। प्रमोद पेड़ की जड़ पकड़कर मदद मांग रहा था। जाह्नवी जल्दी से प्रमोद के पास आई और अपनी चुनरी को पेड़ में बांधकर प्रमोद को पकड़ने लगी। प्रमोद ने चुनरी को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। जाह्नवी ने पेड़ से बांधकर हाथ से चुनरी पकड़ी थी, इसलिए उसके हाथ दर्द कर रहे थे। प्रमोद भी बुरी तरह हाँफ रहा था। अर्ध घायल सी अवस्था में प्रमोद ऊपर आ गया। जाह्नवी ने प्रमोद का हाथ पकड़ा और उसको चिपक कर रोने लगी। तब प्रमोद अचेत सा होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी छाती पर घाव थे, जिससे रुधिर की बूंदें छनक रही थी। जाह्नवी ने प्रमोद को उठाने की कोशिश की। काफ़ी समय बाद प्रमोद को होश आया तो उसने देखा कि वो जाह्नवी के आंचल में पड़ा है। रसिया बस उठने की कोशिश करने लगा, किंतु उठ नहीं पाया। जाह्नवी रोए जा रही थी, लेकिन अंधेरा कच्चे रास्ते में से प्रमोद को नीचे ले जा सकती थी, न ही ऊपर। मंदिर में रात के 1:45 बजे चुके थे। अचानक से मोबाइल में रिंग आ गई। जाह्नवी ने घर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। जाह्नवी बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। जाह्नवी प्रमोद को संभाल रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो जाह्नवी ने एकदम से फ़ोन उठा लिया। हेलो बेटा। प्रमोद, क्या बात है? मणिलाल जी का फ़ोन था। तभी जाह्नवी बोली, पिताजी, मैं जाह्नवी बात कर रही हूँ। जाह्नवी ने सारी बात मणिलाल से बताई। मणिलाल स्तब्ध खड़े थे। तभी वो बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे बस अपना पता बता दो कि तुम कहाँ पर हो। जाह्नवी ने जो रास्ता में देखा वह सब बता दिया और कहा, यहाँ पहाड़ी वाले पुराने घर के पास ही हम हैं। पहाड़ी वाला घर मणिलाल की आवाज़ थी।
तभी मणिलाल जी ने कुछ नौकर और गांव के साथियों को इकट्ठा किया और उसे तरफ चल पड़े। घर में कौशल्या अकेली सोई हुई थी और उसको किसी की बात की भनक नहीं थी। मणिलाल जी को उसे जगह पर जाते जाते सुबह के 4 बजे थे। प्रमोद के पिताजी काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर प्रमोद और जानवी थे। प्रमोद की ऐसी हालत देखकर मणिलाल जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, यह सब कैसे हुआ? तब जानवी ने उनको कहा, मंदिर की चढ़ाई करते समय इनका पैर फिसल गया था, इसलिए यह नीचे गिर गए और उनकी छाती में चोट आई। मणिलाल जी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि प्रमोद आखिरकार पुराने खंडहरों में जानवी को लेकर क्यों आया था। तब प्रमोद के पिता मणिलाल ने अन्य गांव वालों की मदद से प्रमोद को पहाड़ी से नीचे उतारा और उसे गंतव्य की ओर गए जहां पर उसने गाड़ी खड़ी की थी। जानवी तो एकदम रोई जा रही थी। साथ साथ में मणिलाल जी जानवी को दिलासा भी दे रहे थे। प्रमोद हालत बहुत ख़राब थी। तब वह गाड़ी के पास पहुंच गए। वहां जाकर मणिलाल जी ने प्रमोद को कार की सीट पर लेटाया और गाड़ी को लेकर शहर के अस्पताल की ओर चले गए। प्रमोद ने जब अस्पताल में ले जाया गया तब डॉक्टर ने उसको जल्दी से इमरजेंसी रूम में रेफ़र कर दिया। इधर घर पर जब कौशल्या को यह पता चला कि प्रमोद को बुरी तरह से चोट लगी है, अब वह जल्दी से अस्पताल की ओर निकल पड़ी। अस्पताल में जाते ही कौशल्या ने सबसे पहले जानवी को गुस्से से देखा और उसको गालियां देते हुई इमरजेंसी रूम की ओर जाने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने कौशल्या को इमरजेंसी रूम में जाने से रोक दिया। जब जानवी कौशल्या को दिलासा देने के लिए उसके पास आई तब कौशल्या गुस्से में भरकर उसको कहा, अरे डायन, इतने में ही तेरा पेट नहीं भरा जो मेरे बच्चे को इस हालत में ला दिया है। आखिर मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसा किया? मणिलाल जी कौशल्या को रोकने लगे, लेकिन वह जानवी को गालियां ही देती जा रही थी। अरे आज मुझे मत रोको, यह लड़की डायन है, यह मेरे बेटे को मार देगी, उसके बाद हम सबको मार देगी। यह हमारे घर को श्मशान बनाने के लिए आई है। जानवी भी खड़ी रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर साहब बाहर निकलने और बोले, ऑपरेशन के लिए पेशेंट को खून की ज़रूरत है। आप जितने जल्दी हो सके खून का प्रबंध करें। मणिलाल जी ने तुरंत सभी ब्लड बैंक छान मारे, किंतु कहीं पर भी खून नहीं मिला। तब हारे वापस अस्पताल आ गए और बोले, कहीं पर खून का इंतज़ाम नहीं हुआ है। कौशल्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी है। हे ईश्वर,
उस काली डाइन ने यह क्या कर दिया? मणिलाल जी कौशल्या को समझाने लगे। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर आया। मणिलाल जी और कौशल्या सभी लोग डॉक्टर को देखने लगे जैसे कोई बुरी खबर का आशंका हो। डॉक्टर साहब बोले, कंग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सफल हुआ। कौशल्या एकदम से ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो डॉक्टर ने रोका, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पेशेंट को प्राइवेट रूम में भेज दिया जाएगा, अभी उसको आराम की सख्त ज़रूरत है। मणिलाल जी बोले, किंतु डॉक्टर साहब, बिना खून के ऑपरेशन कैसे हुआ? डॉक्टर बोले, खून तो मिल गया था, लेकिन खून आया कहाँ से? कौशल्या बोली। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर प्रमोद की पत्नी जानवी का ब्लड उनसे मैच हो गया था। उन्होंने ही ब्लड देकर अपने पति की जान बचाई है, वरना आज कुछ भी हो सकता था। कौशल्या अवाक रह गई एवं मणिलाल जी के चेहरे पर मुस्कान और आँखों में आंसू भर आए और बोले, जानवी? हाँ, कहाँ? तभी जानवी भी वहाँ आ जाती है, कुछ थकी हुई सी लग रही है। मणिलाल जी जानवी को गले से लगा लेते हैं। प्रमोद को भी प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। घर के सभी लोग प्रमोद के पास इकट्ठा होते हैं। कौशल्या प्रमोद से पूछने लगती है, बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी यह हालत है? प्रमोद सभी के मुंह की ओर देखा है। तभी जानवी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन प्रमोद जानवी को घृत दृष्टि से देखता है। कौशल्या भी जानवी की ओर देखकर आग बबूला हो जाती है। प्रमोद बोले उठता है, माँ, इसी ने मुझे पहाड़ से धक्का दे दिया था। जानवी जड़त्व सी खड़ी रह जाती है, किंतु कौशल्या गुस्से में बेकाबू हो गई और जानवी को मार फटकार कर कमरे से बाहर निकालने लगी। प्रमोद, तुम झूठ बोल रहे हो, मणिलाल जी बोले। प्रमोद अपने पिता की ओर देखने लगता है और कौशल्या भी शांत खड़ी हो जाती है। तभी मणिलाल जी कहते हैं, बेटा, आज अगर तुम जिंदा हो तो जानवी की वजह से। इसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, 2 बार। प्रमोद असमंजस की स्थिति में बोला, हाँ, 2 बार। एक बार पहाड़ी से गिरते हुए तुम्हें बचाया और दूसरी बार जब कहीं भी खून ना मिला तो अपना खून तुम्हें देकर बचाया। प्रमोद अवाक रह जाता है। मणिलाल जी की बात सुनकर प्रमोद अवाक रह जाता है और जानवी की तरफ देखने लगता है। जानवी इधर दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। कौशल्या भी असमंजस की स्थिति में थी। तब नर्स रूम में आती है और कहती है, अभी पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए। आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। पेशेंट के साथ केवल
एक व्यक्ति रुक सकता है, बाकी वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए। मणिलाल जी कौशल्या के साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कौशल्या बाहर जाने से इनकार कर देती है। लेकिन मणिलाल जी के बार बार कहने पर कौशल्या मणिलाल जी के साथ बाहर आ जाती है। मणिलाल जी जानवी को प्रमोद की देखभाल करने के लिए कहते हैं। अब रूम में केवल जानवी और प्रमोद ही रह जाते हैं। जानवी अपने आंसुओं को पोंछती है, प्रमोद से कहती है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन प्रमोद उनकी बात पर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेटा रहता है। जानवी वहीं पर बैठ जाती है और प्रमोद के सिर पर हाथ फेरने लगती है, जैसे कि वह उसकी मालिश करना चाहती है। लेकिन प्रमोद अभी कुछ नहीं करता और चुपचाप लेटा रहता है। प्रमोद की खामोशी जानवी को असमंजस में डाल रही थी। लेकिन इधर कौशल्या अभी जानवी से बहुत खफा थी। वह प्रमोद की इस हालत की जिम्मेदारी जानवी को ही ठहरा रही थी। तब मणिलाल जी रिसेप्शन पर जाकर बातचीत करते हैं और तब पता चलता है कि अभी पेशेंट को 2 दिन के लिए और एडमिट रखा जाएगा। तभी मणिलाल जी प्राइवेट रूम में आते हैं जिसमें प्रमोद पड़ा था और कहते हैं, बेटा अभी 2 दिन के लिए और डॉक्टर ने रोकने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हारे पास जानवी रहेगी। तब मणिलाल जी जानवी को कहते हैं, बेटी जानवी, मैं और तुम्हारी माँ जी घर जा रहे हैं, इसलिए तुम प्रमोद का ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इधर कौशल्या जानवी को प्रमोद के पास देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन मणिलाल जी के कहने पर वह भी उसके साथ चली जाती है। जानवी प्रमोद की अच्छे से देखभाल करती है। प्रमोद भी अब जानवी से थोड़ा बहुत बात करने लगता है। इस थोड़ी सी बात के बाद वह दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रमोद को भी अब जानवी से बात करने अच्छा लगने लगा है, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके दिल का कुछ बोझ कम हो रहा है। जानवी के लिए यह दिन बहुत ही सुकून भरे थे। पता ही नहीं चला कि अब 2 दिन बीत गए, अब बाकी घर जाने की थी। मणिलाल जी गाड़ी लेकर प्रमोद को अस्पताल से लेने के लिए आ गए थे और प्रमोद थोड़ा चलने फिरने लग रहा था। गाड़ी में बैठकर वह लोग घर आ गए। कौशल्या ने आते ही अपने बेटे की आरती उतारी और बाती लेकर नज़र उतारने लगी और कहने लगी, जिस काली डाइन का साया मेरे बेटे पर पड़ा है,
वह इसी बत्ती की तरह जल जल कर राख हो जाए। जाह्नवी कौशल्या के मनोभावों को भली भांति समझ रही थी, किंतु वह सिर नीचे झुका लेती है। मणिलाल जी भी अंदर आ जाते हैं। प्रमोद को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। जाह्नवी भी प्रमोद के कमरे में जाने लगी थी कि कौशल्या बीच में रोकते हुए बोली, तू कहाँ जा रही महारानी? तुम प्रमोद से दूर रहना और अपने कमरे में चली जा। पर माँ जी, जाह्नवी बोल ही रही थी, तभी कौशल्या बात काट देती है। मैं नहीं कहा जब तक मैं न कहूँ कमरे से निकलकर मत जाना। समझी? कौशल्या ने उग्र स्वभाव को जाह्नवी पहले से ही जानती थी, किंतु क्या कर सकती थी बेचारी, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर कौशल्या कुछ फल काट कर प्रमोद के लिए लेकर उसके कमरे में आती है। प्रमोद कौशल्या को देखे बिना लेटे हुए ही कहता है, जाह्नवी, तुम अब तक कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कौशल्या असमंजस में पड़ी बोली, बेटा सो रहे हो क्या? प्रमोद एकदम से पलटकर देखता है। सामने जाह्नवी नहीं बल्कि कौशल्या खड़ी थी। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? जाह्नवी कहाँ गई? कौशल्या बोली, बेटा प्रमोद, तुम जाह्नवी को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हो। प्रमोद चुप रहता है और कौशल्या भी कटे हुए फल प्रमोद को देकर कमरे से बाहर आ जाती है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग पार्ट 3 में